अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सी अहम खबरें और अपडेट्स लेकर आपके सामने इस व्लॉग में हाजिर हैं। कुछ तो इलेक्शन अपडेट्स हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो अहम खबरें हैं वो आजकल अदालत से आ रही हैं। और बड़े ही कोई जिसको कहते हैं ना जहाज़ की स्पीड, बल्कि रोलर कोस्टर की स्पीड, जो भी आप कह लें, बस उसकी स्पीड से जो है वो खबरें आ रही हैं। और ये खबरें हैं जनाब इमरान खान साहब को धड़ाधड़ सज़ाएँ सुनाई जा रही हैं। और उनको इस अंदाज से सज़ाएं सुनाई जा रही हैं कि हर कोई उसके ऊपर हैरान भी है, और उसके साथ साथ बाज़-औक़ात तो हंसी आ रही है देख के कि ये क्या तमाशा बना दिया गया है आइन का, कानून का, पूरे अदालती निज़ाम का। इसकी कल एक मिसाल हमने देखी जब साइफर केस का फैसला आया, और आज इसकी एक और हमने मिसाल देखी जब तोशा खाना नैब केस का फैसला आया। ये फैसला क्या है और इसको किस तरीके से हम देखते हैं, इसका एनालाइज करेंगे सारा सिलसिला भी। ये भी आपको बताएंगे। खान साहब को एक और यानी इस केस का फैसला सुनाने की एक वजह ये भी है कि उन्हें एक और तकलीफ पहुंचाई जाए, एक और अजियत दी जाए, और इसलिए कि इस केस के फैसला आने की सूरत में बुशरा बीबी साहिबा को भी गिरफ्तार होना था, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी थी। तो बिल्कुल तवक्को के ऐन मुताबिक ये सारा काम हुआ है। इसके ऊपर बात करेंगे। अफसोसनाक खबर बाजौड़ से आई है, जहां पर पीटीआई के उम्मीदवार को कत्ल कर दिया गया है। गोलियां लगी हैं जी उन्हें, और गोलियां मारकर उन्हें शहीद कर दिया गया है। बहुत ही अफसोसनाक मामला है। उधर पीटीआई ने जनरल बॉडी इजलास करने की कोशिश की, तो क्या सूरत हाल बनी ये भी मैं आपको अपडेट करूंगी। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं और भी मज़ीद जो इस व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो तोशा खाना केस की अगर बात करें, बहुत सारे लोग इस बात पे कंफ्यूज भी हैं कि तोशा खाना में तो ऑलरेडी सज़ा हो चुकी थी, तो अब ये दोबारा सज़ा इस केस में कैसे हुई है। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं कि जो तोशा खाना केस पहले चला था अगस्त में, जिसमें सज़ा हुई थी, वो बेसिकली जो वॉच ली थी खान साहब ने, उसको बेचा था, तो उसके जो आमदन थी उसको टैक्स में डिक्लेरेशन में डिक्लेयर नहीं किया था, गोशवारों में डिक्लेयर नहीं किया गया था। ये उनका कानूनी जवाज बनाया गया था, इसकी बुनियाद के ऊपर वो केस चला था। अब ये जो नैब का रेफरेंस है, ये नैब कोर्ट ने सजा दी है, और नैब ने अपने रेफरेंस में ये कहा था कि जो मुख्तलिफ गिफ्ट्स मिलते रहे हैं खान साहब को, इमरान खान साहब और उनकी अहलिया ने ये गिफ्ट्स अंडर एस्टिमेट करवाए, यानी इनकी वैल्यू जो थी वो कम लगवाई, और उसके बाद कुछ पैसे उसमें से अदा करके ये गिफ्ट्स जो थे वो ख़रीद लिए। तो ये जालसाजी की गई है और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल भी है। और जाहिर है कि जी जो कीमती तोहफ़े आपने सस्ते दामों ख़रीदे इस तरीके से। तो ये बेसिकली इल्ज़ाम लगाया गया था इस नैब केस में। तो पहले तो ये चीज़ क्लियर हो जाए, ये घड़ी वाला मामला नहीं है, ये तोहफे जो मुख्तलिफ आते रहे हैं उनका मामला है। बल्कि इसको मैं मज़ीद अगर एलेबरेट कर दूं आपको कि कुछ ज्वेलरी सेट भी थे, और इस ज्वेलरी सेट को बेसिकली खान साहब को गिफ्ट किया गया था प्रिंस की तरफ से, शायद सऊदी प्रिंस या किसी और प्रिंस की तरफ से समहाउ। शहबाज खोसा साहब जो इमरान खान साहब के इस केस में वकील हैं, वो ये बताते हैं कि बेसिकली उन्होंने ये तोहफ़े सीधे सीधे इमरान खान साहब को घर पर भिजवाए थे, लेकिन खान साहब ने घर पर रखने के बजाय इन तोहफ़े को तोशा खाना भिजवाया और कहा कि इनको डिक्लेयर करें तोशा खाना में, और उसके बाद इनकी वैल्यू लगवाएं। और फिर जब इनकी वैल्यू लगवाई गई तो उसके मुताबिक जो परसेंटेज उस वक्त बनती थी उसके हिसाब से इमरान खान साहब ने वो पेमेंट करवाई, और उसके बाद वो तोहफ़े जो थे उन्होंने रख लिए। तो ये जो हार था, हीरो का हार था, और इसकी जो एस्टिमेशन लगवाई गई थी उस वक्त, वो उस कंपनी से लगवाई गई थी जो लिस्टेड थी, अनलिस्टेड थी, जो मियां नवाज शरीफ साहब के दौर की कंपनी थी। तो इसमें कोई ये नहीं था कि ये इमरान खान साहब ने अपना कोई घर का बंदा निकाल के उससे कोई इवेल्युएशन उसकी करवा ली गई थी या उसकी कीमत लगवाई गई थी। तो ये सारा मामला था। अब शहबाज खोसा साहब ये बताते हैं कि जो इनका इस केस में पूरा केस खड़ा था, वो एक स्टार गवाह के ऊपर खड़ा था, और वो स्टार गवाह कौन था? जिसने ये असल कीमत बताई। यानी इनका कहना था, नैब का ये कहना था कि जी इमरान खान साहब ने कम कीमत लगवाई, तो फिर असल कीमत है कितनी थी? वो इन्होंने जब नैब वालों ने लगवाई तो उनका ये मानना था कि जी हमने जिस बंदे से कीमत लगवाई है उसने तो इसकी अरबों में कीमत बताई है, तो ये इमरान खान साहब ने तो बड़ा चूना लगा दिया है। तो बाद में पता ये चला कि जिस स्टार गवाह जिससे इन्होंने कीमत लगवाई है वो बंदा कौन निकला है। वो कोई ऐसा नहीं हुआ कि जी बड़े को इन्होंने इस सिलसिले में जो लोग भी एवेल्युएशन करते हैं, बड़ी कोई सर्च की, मार्केट की, और उसके बाद कुछ तय किया, बल्कि वो इंडिया का कोई बंदा है जिसने सिर्फ और सिर्फ तस्वीर देखकर इसकी कीमत लगाई। और ये बंदा जो है मैट्रिक पास है, और ये बंदा जो है ये पार्ट टाइम मैकेनिक भी है, और ये जो बंदा है इसके पास कोई डिग्री नहीं है,
कि इसने कोई डिग्री हासिल की हुई हो कि जी ये तोहफ़ों की कीमत लगा सकता है, और तोहफ़ा इसके पास गया नहीं, इसने छू के देखा नहीं, कुछ नहीं, बस उसने तस्वीर देख के बता दिया कि जनाब ये इसकी कीमत इतनी है। और ये सारी कहानी तब खुली जब इंटेरोगेशन हुई। यही वजह थी कि जब ये सारी इंटेरोगेशन के बाद रिपोर्ट हुई चीज़ें, तो पता चल गया कि ये सारा फ्रॉड केस है। एक बंदा की कोई अहलियत ही नहीं है, तो उसकी बुनियाद पर कैसे आपने पूरा केस खड़ा कर दिया कि जी इमरान खान ने गलत वैल्यू लगाई। बाद में जनाब पता ये चला कि उस बंदे ने जो इवन वैल्यू लगा के ने भेजा है, तो उसने हीरो की जो कीमत है वो यानी उसका जो वज़न है वो किरात के बजाय ग्राम में लिखा हुआ था। हालांकि जो हीरे हैं उनको किरात में मापा जाता है, ग्राम में नहीं मापा जाता। तो मैंने कहा भाई हो सकता है उसने शुक्र है लीटर नहीं लिख दिया कहीं किलोमीटर नहीं लिख दिया। बहरहाल ये सूरत हाल थी और इस तरह का ये मज़हक़ा ख़ेज़ किस्म का मामला था जिसके ऊपर ये सारा जो केस था वो बिल्ड किया गया था। और आगे मज़ीद भी जो इनकी जो भी इसमें इन्होंने और भी 2-4 गवाह थे उनकी भी इसी तरह से धज्जियाँ उड़ानी थी इमरान खान साहब के वकला ने। लेकिन उससे पहले ही जज मोहम्मद बशीर साहब ने इमरान खान साहब के वकला से जिरा का हक छीन लिया और उसके बाद इमरान खान साहब के जो फाइनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने थे वो तक नहीं लिए गए और आनन फानन उन्हें सज़ा सुना दी गई। वो उस वक्त मौजूद भी नहीं थे, उनका वकला भी मौजूद नहीं थे, लेकिन जज मोहम्मद बशीर साहब ने आज सुबह अचानक से आकर फ़ौरन सज़ा सुना दी हेस्ट में। और सज़ा भी क्या सुनाई, जो कि नैब केसेस में मैक्सिमम सज़ा होती है, इससे ज़्यादा यानी सज़ा ही नहीं है नैब केस में, और वो सज़ा है 14 साल कैद बामुशक्कत, साथ में 1.5 अरब रुपया जुर्माना भी आयद किया गया है बुशरा बीबी साहिबा को भी और इमरान साहब को भी, और इसके साथ साथ उनको 10 साल के लिए किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल भी करार दे दिया गया। तो ये सारी कार्रवाई आज सुबह जज मोहम्मद बशीर साहब ने की। अब सब इस पे हंस ही रहे थे इसलिए कि अगर आप देखें तो ये मैक्सिमम सज़ाएं हैं, यानी अगर पूरा का पूरा बजट भी मुल्क का इमरान खान साहब खा चुके होते तो ये सज़ा बनती। लेकिन इंटरेस्टिंगली एक सेट अगर ये मान भी लिया जाए कि उन्होंने कम कीमत पे ख़रीदा तो इतनी सज़ा उस पर बनती नहीं थी। लेकिन ये जो पूरा केस ही जिस अंदाज से चलाया गया, जिस तरह से इसके रेफरेंस के लूप होल्स थे वो सब बता चुके थे लोग कि इसमें कोई जान नहीं है, और ख़ास तौर पर जो स्टार गवाह है उनका जब वही तबाह बर्बाद हो गया तो फिर उसके बाद कुछ रह नहीं गया था। और इस सारी कार्रवाई को एक तरफ भी हम रख दें तो आप हैरान हो जाते हैं ये देख कर कि वो शरीफ फैमिली, वो जरदारी फैमिली, वो सहाफ़ियों और जर्नलों की एक लंबी लाइन जिन्होंने तोशा खाना की कोई चीज़ ही नहीं छोड़ी, न जाने कितनी चीज़ें उन्होंने उठा ली, ले ली, पैसे दिए, कम दिए, और कुछ तो वैसे ही फ्री में भी उठा के ले गए। किसी ने डिक्लेयर किया, किसी ने डिक्लेयर भी नहीं किया। आज वो हज़ारों गिफ्ट्स कहाँ पर हैं, किसी ने बेचे हैं, किसी ने रखे हुए हैं या किसी ने आगे गिफ्ट कर दिए हैं, किसी की कोई तफसील नहीं है, ना किसी ने उस चीज़ के ऊपर सवाल किए हैं कि भाई वो किधर है। पहली दफ़ा तोशा खाना के ऊपर किसी को अगर पूछा गया और सवाल किया गया या उसको सज़ा भी मिल गई है तो वो इमरान खान साहब हैं जिनके चंद तहाइफ थे, और बाकी जिन्होंने हज़ारों के हिसाब से तहाइफ लिए हैं, जो 3-3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, वज़ीर आला रहे, उनकी बेटी तो खैर से मरीम नवाज साहिबा कोई ओहदे पे भी नहीं कभी रहीं, उन्होंने कितना माल बनाया है तोशा खाना से, पूरी पूरी BMW गाड़ियाँ उठा ली हैं, सारा कुछ किया है, वो कोई खाता ही नहीं है। और ये केसेस पेंडिंग हैं नैब में, लेकिन इनके ऊपर कोई कार्रवाई तक नहीं होती। तो ये सारी कहानी इटसेल्फ ये बोल रही है चीख चीख के कि ये सारा सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब को सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाने के लिए ढोंग रचाया गया। इसमें ख़ास तौर पर इसलिए भी जल्दी सज़ा दी गई है क्योंकि बुशरा बीबी साहिबा को भी फ़ौरन पाबंद सलासल करना था, और इनका ये ख्याल था कि इमरान खान साहब जो कि और हर तरह के हरबे से नहीं टूटे, नहीं घबराए, तो बुशरा बीबी साहिबा को जब जेल में डाला जाएगा तो उन्हें बहुत तकलीफ़ होगी क्योंकि उनके बारे में वो बहुत सेंसिटिव हैं। लेकिन एक और जो इससे पहले ख़बर हम बहुत सुनते रहते थे वो ये थी कि बुशरा बीबी साहिबा तो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ गवाह बनने वाली हैं, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, वो गवाह बन जाएंगी, और जो ये टाउट सहाफ़ी थे हर वक्त ये इस किस्म की बातें करते थे कि इमरान खान साहब का साथ भी छोड़ देंगी, उनसे तलाक भी ले लेंगी और उनके ख़िलाफ़ वादा मुआफ़ गवाह भी बन जाएंगी। लेकिन हमें ये बात माननी पड़ेगी कि जिन जिन शख्सियात के ऊपर सब डाउट करते रहे, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी हों, चाहे वो परवेज़ इलाही साहब हों, चाहे वो बुशरा बीबी साहिबा हों, उन तमाम तीनों शख्सियात ने हैरत अंगेज़ तौर पर सबको वो जुर्रत और बहादुरी और वफा दिखाई जिसका कोई भी उनसे तकाजा नहीं कर रहा था, ना ही एक्सपेक्ट कर रहा था। तो बुशरा बीबी साहिबा जो हमेशा खान साहब के साथ अभी तक रहीं, उनके बारे में ख़बर ये भी आ रही है, मुराद सईद साहब ने इस बारे में हतमी तौर पर बताया है कि बुशरा बीबी साहिबा से चंद माह पहले
एक डील करने की कोशिश की गई। उन्हें एक अहम शख्सियत ने मुलाकात करके ये पैगाम पहुंचाया कि भाई आप जो हैं या तो ख़ुद इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाह बन जाएं और आपको हम छोड़ देते हैं, आपके ख़िलाफ़ कोई केस नहीं होगा, या फिर आप इमरान खान साहब को कायल करें कि वो हमारी बात मान लें। लेकिन दोनों सूरतों में दोनों ने ही किसी तरह की कोई डील जब नहीं की तो ये केसेस आगे बढ़े और फिर महज 41 दिन के अंदर ही इस केस का फैसला आ गया। कहाँ नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत आज मैं रोता धोता देखती हूँ सबको, 1.5 साल उनके केस चलते रहे हैं, और कहाँ इमरान खान साहब का 41 दिन में फैसला हुआ है और जिस तरीके का ट्रायल हुआ है वो सब ने देखा है। तो ये सारी कहानी है। और अब बुशरा बीबी साहिबा ने बड़ी ग्रेसफुली अपने आप को गिरफ्तार करने के लिए पेश भी किया है। ये भी एक और उनकी तरफ से सरप्राइज़ मिला है जिसने मज़ीद मरियम नवाज साहिबा के ख्वाब जो थे वो चकनाचूर कर दिए, जो ये देखना चाहती थी कि जनाब नैब की टीम आए, पुलिस आए, लेडी पुलिस एहलकार आए और धक्के मारते हुए और छीना झपटी और जनाब बदतमीज़ी और तौहीन आमेज़ अंदाज से बुशरा बीबी साहिबा को गिरफ़्तार किया जाए और फिर मरियम नवाज साहिबा कुछ मुतमईन हो सकें कि जनाब ठीक हो गया, अब उनका कोई पलड़ चलड़े बराबर हो गए। लेकिन ऐसे उनके ख्वाब पूरे नहीं हो सके और मरियम नवाज साहिबा के बरक्स, उनकी यानी ख्वाहिश के बरक्स, बुशरा बीबी साहिबा बड़ी ग्रेसफुली खुद ही अडयाला जेल आ गई अपनी गाड़ी में बैठ के सामान के साथ और गिरफ्तारी पेश कर दी है। अभी तक उन्हें गिरफ्तार किया गया या नहीं इस बारे में हतमी खबर नहीं अडयाला जेल से आई है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि नैब ने तो टीम तश्कील दे दी थी उनकी गिरफ्तारी के लिए, लेकिन मीनवाइल वो खुद ही पहुंच गई। हालांकि जब वो रास्ते में थी उन्हें पता चल चुका था कि उन्हें सज़ा सुना दी गई है, तो वो ऐसा कर सकती थी कि फ़ौरन किसी ऑप्शन के लिए अदालत जाती या कुछ करती, लेकिन उन्होंने इसको मुनासिब नहीं समझा। वो सीधी अडयाला जेल आई और आके उन्होंने इंसिस्ट किया कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। अभी तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई, क्या उन्हें कोई नज़रबंद रखने का मामला हो रहा है या क्या है, इसके बारे में हतमी तौर पर मैं अगले व्लॉग में आपको बता सकूंगी। लेकिन फिलवक्त हुआ यही है कि वो भी अडयाला जेल जाके गिरफ्तारी देने पहुंच गई हैं। तो उन्होंने भी बेशक इसमें कोई अब शको शुबा नहीं रहा है कि इमरान खान साहब के साथ मुश्किल वक्त में खड़े होकर साथ निभाया है और सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, जो ये उम्मीदें लगाए बैठे थे कि खान साहब की एहलिया खुद ही उनके खिलाफ बोल पड़ेंगी। तो उसके बाद भी मुझे इस चीज़ ने भी मुतासिर किया। वैसे तो मैं कभी भी बुशरा बीबी साहिबा के लिए कोई भी राय नहीं रखती, ना अच्छी ना बुरी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है एक शख्स का, तो मैं कैसे उसके बारे में कोई राय दूँ। लेकिन मुझे इस बात पे ज़रूर हमदर्दी भी होती थी और मैं थोड़ी मुतासिर भी होती थी कि इतना गंद बका गया उनके बारे में, लेकिन कभी उन्होंने जवाब नहीं दिया, कभी उन्होंने आके पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश नहीं की, कभी मीडिया में आके कोई हाइप क्रिएट नहीं की और ना ही कभी किसी को पलट के जवाब दिया। तो ये सब्र ज़रूर है उनका। और दूसरी तरफ आज जिस तरीके से उन्होंने ग्रेसफुली ये सारा मामला किया है, वो ये भी कर सकती थी कि आती वो भी आके बड़े जज्बाती कोई मरियम नवाज़ की तरह आंसू बहाते हुए कोई दिखाती कि जी देखिए हम इतने महान हैं और हम इस तरह गिरफ्तारी दे रहे हैं। अभी ये कल इन्होंने 2-3 दिन पहले पता नहीं वो जब लॉन्च किया था, तो उस दिन भी जनाब बाप बेटी आंसू बहा रहे हैं और रो रहे हैं बैठ के। यानी हर वक्त जज्बाती ड्रामे इनके फुल जो है ना, पूरे ख़ानदान, शहबाज शरीफ से लेके नवाज शरीफ, हमजा शहबाज, पूरा ख़ानदान जज्बाती ड्रामे, जा रहे हैं ओफ, आ रहे हैं ओए होए, आंखें ये वो, पता नहीं क्या भाई, ग्रो अप। आप क्या जज्बाती ड्रामे दिखाते रहते लोगों को। बहरहाल तो उन्होंने ऐसी कोई, उन्होंने बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से कोई ये नहीं है कि वो बाहर आके अडयाला जेल के दरवाजे के सामने रुकी हों, कोई मीडिया टॉक की हो कि ये मैं आ गई हूँ, मैं नहीं डरती, कुछ ऐसी चीज़ नहीं। आराम से वो गई हैं, सीधी अंदर जाके उन्होंने गिरफ्तारी दी है। तो मुझे तो लगा कि उन्होंने अपना कद बड़ा किया है और जैसे उनके बारे में कहा जाता है कि वो गैर सियासी हैं, तो वो वाकई गैर सियासी हैं, वरना इस तरह के मौक़ों को आमतौर पर कोई सियासी जहन का बंदा हो तो वो कैश करवाने की कोशिश करता है। बहरहाल ये तो थी जी तोशा खाना की सारी हकीकत जो मैंने आपके सामने रख दी है। वकला का अगेन यही कहना है कि ये केस में इतने लूप होल्स हैं प्रोसीडिंग्स के भी और वैसे भी कि ये केस टिक नहीं सकता। लेकिन मैं फिर वही बात कहूँगी कि टिकेगा तो तब जब कोई आइन और कानून की नज़र से देखेगा तो फैसला करेगा कि टिकना है या नहीं टिकना। तो जैसे जज मोहम्मद बशीर साहब बेचारे लोग हैं, ऐसे आपको हाई कोर्टों में भी मिल जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी मिल जाएंगे। तो ये कहना कि जी बस ये देखना है कि वो सही जगह पे केस लग जाए सही। और अब मसला ये है कि जो दोनों चीफ जस्टिस साहिबान जो केस लगाते हैं वो भी आपको मालूम ही है सूरत हाल क्या है, उस पर मैं अब क्या लबकुशाई करूँ, मुझे भी नोटिस आ जाएगा। तो ऐसी सूरत में ये भी उम्मीद नहीं कि कोई मुनासिब जज साहिबान के पास कोई केस लग जाएगा। तो इसलिए लेट्स सी कि इन केसेस का क्या आगे प्रोसीडिंग होती है। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि उससे पहले एक और अदालत लगनी है और वो अदालत लगनी है 8 फरवरी को।
आपने अपनी कैंगरू कोर्ट से तो जो मर्जी सजाएं सुना दी हैं, लेकिन जो अवाम की अदालत है वो 8 फरवरी को लगनी है। तो उस अदालत में अवाम ने क्या फैसला सुनाना है उसकी तरफ सबकी नज़रें अभी भी लगी हुई हैं। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि किसी तरह उस अदालत से भी पीटीआई को दूर किया जाए। पहले बहुत ज़्यादा कुछ कर दिया गया है इस मकसद के लिए कि पीटीआई को उस अवाम की अदालत से दूर किया जाए, बल्ला छीन के, पार्टी तोड़ के, हर तरह की हरकतें, कैंपेन ना करने देने के लिए, हर चीज़ करके भी। लेकिन उसके बावजूद भी जब बात नहीं बन रही तो अब बात यहाँ तक आ गई है कि बाकायदा हमले किए जाएं, गोलियां ही मार दो, जान ही छुड़ा लो, सबको एक ही दफ़ा मार दो। मैं तो कहती हूँ एक बम फोड़े, पूरे पाकिस्तान को, अवाम को, जितने भी पीटीआई वाले ना, उन्हें एक तरफ हो जाएं और सारा जो उनका वोटर सपोर्टर वो एक तरफ हो जाए, उनको सबको एक साथ ही उड़ा दें। क्योंकि जितनी नफरत इस वक्त पीटीआई वोटर सपोर्टर से पूरी रियासत दिखा रही है, इसके बाद तो मुझे यही लग रहा है कि कहीं यही ना हो जाए इस मुल्क में, खुदा न खास्ता। यानी अब हमें ये नज़र आ रहा है कि आप उनको हिस्सा भी नहीं लेने दे रहे। आज मुझे पता चल रहा है कि जनरल बॉडी यानी उनकी मीटिंग थी इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट, मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में, वहाँ पर पुलिस आके खड़ी हो गई है जी, उनके ही मेंबर्स को अंदर नहीं जाने दे रही। बाबर अवान साहब पहुँचे, रोक दिया, नहीं जाने दिया। अब यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस दिन बल्ले वाले केस में ये फरमा रही थी कि जनाब आपने चमकनी पेशावर में क्यों किए अपने इलेक्शन। तो अब आज आपको नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ पर उनके दफ्तर में वो एक इजलास नहीं कर सकते, तो वहाँ इस्लामाबाद में कैसे वो करते जनरल बॉडी इलेक्शन, कैसे इलेक्शन होते। तो ये आज सारा दिन बंद रखा है। अब सुना है कि उन्होंने कोई वर्चुअल मीटिंग वगैरह बेचारों ने की है, तो उनका तो सारा काम वर्चुअल पे चल रहा है। आज मैं भी बैठी हुई थी, अचानक मेरा फ़ोन बजा तो एक अजीब सा 4 डिजिट नंबर था जिससे कॉल आ रही थी। मैं थोड़ी अलर्ट हो गई, मैंने कहा पता नहीं किस टाइप की कॉल हो। जब मैंने कॉल उठाई तो आगे से सलमान अकरम राजा साहब थे। मैंने कहा हैं ये तो, मैं हेलो करके हैरान थी और आगे से वो फिर पता चला कि वो रिकॉर्डेड टेप मैसेज था जिसमें वो सलमान अकरम राजा साहब जो थे वो बेसिकली कैंपेन कर रहे थे, तो उनकी ऑडियो थी। तो आप देखिए कि पीटीआई ने भी नित नए कितने तरीके निकाले हैं कैंपेन करने के। इस तरीके से भी कैंपेन हो सकती है कि आप लोगों को कॉल्स करके उनकी अपनी रिकॉर्डेड मैसेज में उनसे वोट मांग लें। तो बहरहाल वो तो बेचारे जिन भी हालात में कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें करने नहीं दिया जा रहा। आज बहुत दिल दुखा बाजौड़ से जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार थे रेहान ज़ेब, उनको कत्ल कर दिया गया। और मैंने अभी जब वो देखी उनकी पिक्चर्स और वीडियोस तो इतना दिल दुखा। नौजवान आदमी, बासलाहियत और बिल्कुल जिसको कहते हैं कि एक बावफा साथी, दलेर इंसान। यानी आप अब क्या इससे आगे, इस पे अब मजीद बंदा क्या बात करे। तो अब वो नहीं पीछे हट रहे, तो अब आप उनको गोलियां मार देंगे, क्या करेंगे। उनको कातलाना हमले में मार दिया गया। तो ये है अब। तो मैं उसके बाद और भी देख रही थी, कुछ और भी ऐसे वाकयात हुए हैं। 1 घंटे में कोई 3-4 ऐसे वाकयात हुए हैं। कहीं पे कोई बम धमाका हुआ है, कहीं पे फायरिंग हुई है। और रेहान ज़ेब साहब का तो बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है, वो तो बेचारे जान से गए हैं। तो ये जो सारी सूरत हाल है ये फिर मशकूक बना रही है कि आखिर दम तक भी इनको लगा कि ये चीज़ें अवाम बाजी पलट देगी, तो तब तक भी ये कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी सिचुएशन क्रिएट की जा सकती है। तो ये अब सारी सूरत हाल है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस पर मज़ीद क्या आगे, अल्लाह करे कि कोई अच्छी खबरें आएँ, लेकिन बज़ाहिर इसका इम्कान तो कम नज़र आ रहा है। देखते हैं। बाकी आपको कुछ मैंने चीज़ें और बतानी थी। इंटरनेशनली मज़ीद आज क्या चीज़ें सामने आई हैं, बातचीत हुई है जो, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन अब अगले वीलॉग में मिलते हैं आपसे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।